नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपने सुना होगा कि द फादर ऑफ पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम अब्दुल कदीर खान एट द एज ऑफ 85 ये मर चुका है। और अब यहाँ पे बात आती है लेगेसी की। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि ये आदमी क्या लेगेसी छोड़ के गया है, दुनिया के लिए कितनी सारी प्रॉब्लम्स ए खान की वजह से एग्जिस्ट करती है आज के समय। ये जान के आपको डेफिनेटली हैरानी होगी। ना फर्स्ट ऑफ ऑल, जब हम बात करते हैं ना किसी कंट्री के फादर ऑफ न्यूक्लियर प्रोग्राम की, तो यूजुअली ये टाइटल बहुत ज़्यादा एक डिग्निफाइड, एक ऑनरेबल इंसान को मिलता है। अब इंडिया के केस में आप अगर देखो तो होमी जहांगीर भाभा, अ ट्रू होमी इंडीड, एडम्स प्राइज विनर, पद्मा भूषण। हालांकि मेरे हिसाब से इनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया जाना चाहिए था, सैडली नहीं किया गया। होमी जहांगीर बाबा का करियर आप अगर देखें तो दुनिया भर की कई यूनिवर्सिटीज़ में आपको इनकी बुक्स मिलेगी। एल्बर्ट आइंस्टाइन से इनका एक काफ़ी अच्छा रिलेशन था, दोनों काफ़ी अच्छे एक्वेंटेंसेस थे। दुनिया की साइंटिफिक कम्युनिटी में होमी जहांगीर भाभा का एक बहुत ही अच्छा स्टेटस था। और शायद आप में से कुछ लोगों को पता नहीं होगा कि होमी जहांगीर बाबा एक पारसी फैमिली से थे, और जो टाटा ग्रुप की फैमिली है, टाटा फैमिली, उनसे इनका ब्लड रिलेशन था। यहाँ पे आप देख पाओगे क्लासिक फोटो है ऑफ JRD टाटा एंड होमी जहांगीर बाबा। ना ये तो है भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम के फादर, जो आज भी दुनिया भर में इन द साइंटिफिक कम्युनिटी एक बहुत ही रिस्पेक्टेबल फिगर है। फिर अगर हम बात करें ए खान की, द फादर ऑफ पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम, ये जो लेगेसी छोड़ के गए हैं उसमें ये सब टाइटल शामिल हैं। द मर्चेंट ऑफ मेनेस। मेनेस का मतलब होता है डेंजर, खतरा, थ्रेट। खतरे को बेचने वाला, डेंजर को बेचने वाला। यहाँ पे आप देख पाओगे टाइम मैगजीन का फ्रंट कवर है फ्रॉम द ईयर 2005, और नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है कि किस तरीके से खान बना दुनिया का सबसे ज्यादा खतरनाक न्यूक्लियर ट्रैफिकर। तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि खान की शुरुआत कैसे हुई और किस तरीके से इसने एक बार को दुनिया के कई देशों, ऑलमोस्ट 30 देशों को न्यूक्लियर वेपन बनाने की जो टेक्नोलॉजी है ये ऑलमोस्ट स्मगल करी दी थी। कई देशों को बेवकूफ़ी बनाया वैसे, मगर ओवरऑल आज के समय आप अगर देखो ईरान और जो नॉर्थ कोरिया की प्रॉब्लम है उसका सीधा सीधा जो ओरिजिन है ये है खान। नाउ खान का जन्म हुआ था 1936 में इन मध्य प्रदेश भोपाल। यहाँ पर आप देख पाएंगे मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ। बाद में जब भारत का विभाजन हो चुका था उसके 5 साल बाद इनकी जो फैमिली थी उन्होंने डिसाइड किया कि अब ये लोग जाएंगे पाकिस्तान में। उस वक्त खान था 16 साल का, और जब पाकिस्तान में खान पहुंचा तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी जो उसको फेस करनी पड़ी वो थी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। पाकिस्तान के लोग, आपको पता होगा, जो भारत से मुस्लिम्स गए थे इन पाकिस्तान, उनको कहते रहे मुहाजिर। और काफी जगह नौकरी मिलने में, कॉलेजेस में, वेरियस जगह बहुत बार भेदभाव होता रहा इन लोगों के साथ। और खान ने ये बात काफी बार इंटरव्यूज में बोली है कि उनको सारी उम्र मुहाजिर होने का जो ये गम है ये सताता रहा इन पाकिस्तान। जिसमें पाकिस्तान को प्राइड भी मिला, उसमें डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब का इतना हिस्सा नहीं था। तो सब आप महसूस करते हैं कि आपके खिलाफ उस वक्त एक कंपेन हो रही थी, और कौन कर रहा था? देखिए, मैं आपको बताऊं, बात खुली लगेगी बुरी लगेगी। मैं महाजर था, मैं न एथिशियन था, न मैं रावियन था, ना मैं जाट था, ना ये था ना वो था। तो लोगों ने मुझे कभी इस तरीके से कबूल नहीं किया। तो खान की स्टार्टिंग की लाइफ काफ़ी मुश्किल थी। जैसे इन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने कभी इनको कबूल नहीं किया। हमेशा जहाँ भी जाते थे तो ये जो टैग होता है मुहाजिर वाला ये साथ में लगता था। हालांकि टू बी ऑनेस्ट एक बात बताऊँ आपको, मैंने इनके बाद के जो बहुत सारे इंटरव्यूज़ देखे हैं उसमें कई जगह ये खुद भी बहुत ही रेसिस्ट बातें करते हैं कि मैंने कभी अपना ब्लड मिक्स नहीं होने दिया। और इवन दो हमारी फैमिली 300 साल तक भारत में रही, कभी भारत के जो लोग हैं उनके साथ मिक्स नहीं हुए हम। ये एक्चुअली मैं चाहता हूँ ये आप सुने, तब मोस्ट प्रॉब्ली आपको इनके बारे में इतना बुरा लगेगा नहीं कि इनको मुहाजिर मुहाजिर कह के क्यों चढ़ाते थे इन पाकिस्तान। हम पठान यूसुफजई हैं और हमारे खून में मिलावट नहीं है। हम लोग आज से 300 साल पहले हमारे आबा अजदाद भोपाल गए थे और आज तक हमारे खून में किसी किस्म की मिलावट नहीं है। तो हमारा खून उसी तरह जोश मारता है, उसी तरह हम लड़ने मरने को तैयार हैं। और इसी वजह से हमने पाकिस्तान को एक एटॉमिक क़ुव्वत बनाया कि किसी के आगे सर न झुका सके। तो पता नहीं वैसे 300 साल तक ब्लड प्योर कैसे रखा है इन्होंने, गॉड नोज व्हाट। एनीवे, सो प्योर ब्लड वाले खान ये पहुंच गए कराची में और इन्होंने अपनी जो पढ़ाई है स्टार्ट करी ना। पढ़ाई ने इनका काफ़ी साथ दिया, मैं ये कहूँगा। एजुकेशन में इन्होंने काफ़ी फोकस किया, पढ़ाई लगातार करते रहे। एक बार को जब इनकी नौकरी भी लग गई कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन में, तब भी पढ़ाई नहीं रोकी।
यहाँ पर सरकार की एक अंदर स्कॉलरशिप चल रही थी कि जो भी बहुत ज़रा पढ़ाकू यहाँ पे कोई आदमी है जो एक एग्ज़ाम क्लियर कर देता है, उसको बाहर फिर यूरोप में वेस्ट जर्मनी में भेजा जाएगा, वहाँ पे वो पढ़ाई करेगा। तो ए.के.यू खान ने यहाँ पे कुछ एग्ज़ाम्स पास किए, क्वालिफाई किया और फिर पाकिस्तान की सरकार ने पब्लिक मनी में इनको भेजा वेस्ट जर्मनी। उस टाइम जर्मनी के दो हिस्से हो रखे थे, वेस्ट जर्मनी, ईस्ट जर्मनी, उसके बारे में कभी फिर से आपको बताऊंगा। तो वेस्ट जर्मनी गया ए.के.यू खान, वहाँ पर पढ़ाई करी। उसके बाद वेस्ट जर्मनी के बाद अकेडमिकली और एक्सेल किया और उसके बाद जो पढ़ाई है ये हुई नेदरलैंड्स में इन 1964। धीरे धीरे इनका यूरोप में इतना बड़ा बेस बन गया कि फिर यहाँ पर ए.के.यू खान ने ज्वाइन कर लिया द यूरोपियन यूरेनियम एनरिचमेंट सेंट्रीफ्यूज कॉर्पोरेशन को। और माना जाता है कि यहीं से ए.के.यू खान की शुरुआत हो गई एज ए न्यूक्लियर स्मगलर। नाउ ये बात मैं नहीं कह रहा, ये यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड की एक बहुत ही फेमस रिपोर्ट है ऑन ए.के.यू खान, वहाँ पे लिखा हुआ है। ये मैं आपको दिखाता हूँ जरा रिपोर्ट का जो ये कटआउट है। सो यूएसए में एक बहुत ही बड़ी यूनिवर्सिटी है इनकी, आईवी लीग यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड। यहाँ पर इन्होंने एक रिपोर्ट पब्लिश करी थी 2016 में। नाउ इस रिपोर्ट में आप अगर देखोगे तो साफ साफ इन्होंने बता रखा है कि 1970 में एक्चुअली ए.के.यू खान प्रॉपर तरीके से एक न्यूक्लियर स्मगलर बन चुका था। अब यहाँ पे आप कहोगे एक मिनट, ये समझ नहीं आया। अच्छा, सरकारी नौकरी थी पाकिस्तान में, स्कॉलरशिप मिली, यूरोप में पहुंचा वेस्ट जर्मनी, फिर पहुंचा नेदरलैंड्स में, फिर अचानक से यूरोपियन यूरेनियम एनरिचमेंट सेंट्रीफ्यूज कॉर्पोरेशन। ये तो नाम से पता लग रहा है कि यहाँ पर तो जो कच्चा यूरेनियम होता है इसकी एनरिचमेंट कैसे होती है वो सब काम किया जाता है यहाँ पर। तो खान यहाँ पर कैसे पहुँच गया? देखिए, कई किताबें कहती है कि पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस सर्विस है उसने भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था खान को यहाँ पर प्लेस करवाने में। और यहाँ पे काम करते करते ए.के.यू खान ने चुपचाप काफ़ी बार जो डॉक्यूमेंट्स थे ये चोरी किए कि यूरेनियम की एनरिचमेंट होती कैसे है, ये पूरा प्रोसेस आगे गुजरता कैसे है, सेंट्रीफ्यूज बनते कैसे हैं। इसको लेकर ए.के.यू खान ने इलीगल तरीके से बहुत सारी जो इंपॉर्टेंट नॉलेज है ये यहाँ पर एक्वायर कर ली। नाउ ए.के.यू खान यहाँ पर ही नहीं रुका, ए.के.यू खान ने इसके बाद ये भी सीखा कि जो सेंट्रीफ्यूजेस होती हैं जहां पे कच्चा यूरेनियम आप अगर डालो उसकी जो एनरिचमेंट होती है, इनको बनाने के जो पार्ट्स हैं ये कौन सप्लाई करता है, कहां से सारे पार्ट्स आते हैं, पूरा प्रोसेस कैसा होता है। तो यहां पर ए.के.यू खान को 1970s की शुरुआत में काफ़ी हद तक नॉलेज हो चुकी थी। अब फिर हम आते हैं सितंबर 1974 को। इंडिया ने अपना पहला न्यूक्लियर वेपन टेस्ट कर लिया, स्माइलिंग बुद्धा यहाँ पर टेस्ट हो चुका था। ए.के.यू खान ने एक चिट्ठी लिखी पाकिस्तान के उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर जुल्फिकार अली भुट्टो को और ये कहा कि ये यहाँ पर अपनी हेल्प देने को तैयार है। इन्होंने चोरी छुपे यहाँ पर जो ये यूरोपियन यूरेनियम एनरिचमेंट सेंट्रीफ्यूज कॉर्पोरेशन है यहाँ से काफ़ी नॉलेज एक्वायर कर ली है और इनके हिसाब से ये पाकिस्तान की हेल्प कर सकते हैं खुद का एक न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने में। तो इनको वापस पाकिस्तान लाया गया ना। यहाँ पे आप समझ सकते हैं ऑब्वियसली जब ये नेदरलैंड्स में पहुंच चुके थे, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस सर्विस इनके साथ कोऑपरेशन कर रही होगी, नहीं तो कोई आम आदमी यूरोप से रैंडमली कोई चिट्ठी पीएम को लिख नहीं सकता और पीएम उसका रिप्लाई करेगा नहीं। ऑब्वियसली ये बहुत ही लंबे समय से पाकिस्तानी गवर्नमेंट के साथ काम कर रहे थे ना। यूरोप में नॉलेज चोरी करने के बाद ए.के.यू खान पहुंचा पाकिस्तान, वहां पे इनिशियली काम करना स्टार्ट किया पाकिस्तानी एटॉमिक एनर्जी कमीशन में। वहां पे ए.के.यू खान ने ये कहा कि मुझे लीडरशिप चाहिए, यहाँ पे लोग मुझे ऑर्डर देते हैं, मुझे बिल्कुल एक अलग से एक खुद की एजेंसी बनाकर दो, वहां पे मैं लीडर होऊंगा, मैं बताऊंगा कि क्या करना है। तो सरकार ने यहाँ पर ये जो रिक्वेस्ट थी ये भी मान ली। फिर ए.के.यू खान के लिए प्राइम मिनिस्टर भुट्टो ने अलग से बनाया इंजीनियरिंग रिसर्च लेबोरेटरीज ERL 1976 में। और ERL में काम करते करते एक बार को 1981 तक ए.के.यू खान ने ये बोल दिया कि ये तैयार हैं यूरेनियम को एनरिच करने के लिए। ये जो स्टेटमेंट थी बहुत ही बड़ी थी, क्योंकि आप अगर सोच कर देखो आज के समय ईरान कहाँ पर स्ट्रगल कर रहा है। ईरान एक न्यूक्लियर बॉम्ब अभी तक क्यों नहीं बना पाया? क्योंकि ये लोग यूरेनियम को जो एनरिच करने का प्रोसेस है इसको सीख नहीं पाए अभी तक। पाकिस्तान ने कैसे भी करके यूरोप से टेक्नोलॉजी चुराकर ए.के.यू खान के जरिए ये जो टेक्निक है ये एक्वायर कर ली थी। यही गेम चेंजर था। अगर यूरोप का वो जो संगठन था प्रॉपर तरीके से ध्यान रखता कि कोई इनके सीक्रेट चुरा तो नहीं रहा, तो पाकिस्तान के पास कभी भी ये न्यूक्लियर बॉम्ब ना आता। खैर 1981 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साल था। उस टाइम एक बार को भारत ने यह भी सोचा कि पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर साइट्स हैं जहां पर ये यूरेनियम की एनरिचमेंट कर रहे हैं, एक बार को वहां पे बॉम्बिंग भी कर देते हैं ताकि पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम आगे ना बढ़े। और इस पर बिल्कुल विचार हुआ था। यहाँ पे आप देखोगे टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है फ्रॉम द ईयर 2015, इंदिरा गांधी कंसिडर्ड बॉम्बिंग पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम इन 1981। अनफॉर्चुनेटली
यहाँ पर एक प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पाए, और अगर ये डिसीजन ले लिया होता तो ए.के.यू खान की जो ये लैब है ना यहाँ पर, ERL इंजीनियरिंग रिसर्च लेबोरेटरी, इस पर बॉम्बिंग हो जानी थी, ए.के.यू खान अपनी लैब में मरता और पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है ये यहीं पे रुक जाता। मगर सिंस इंडिया यहाँ पर इस बहुत ही इंपॉर्टेंट मोमेंट में रिलक्टेंट था, हमने यहाँ पर बॉम्बिंग नहीं करी पाकिस्तान की, और सिंस भारत यहाँ पर रुक गया, पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है ये आगे बढ़ता गया। और सिंस पाकिस्तान की सरकार ए.के.यू खान की प्रोग्रेस से इतनी खुश थी, इन लोगों ने ये डिसाइड किया कि जो ये इंजीनियरिंग रिसर्च लेबोरेटरीज थी ना, ERL, इसका नाम बदलकर ए.के.यू खान के सम्मान में इसको ये बना देंगे खान रिसर्च लेबोरेटरीज, KRL। मगर जो ये KRL है ना, यहीं से न्यूक्लियर एनरिचमेंट जो प्रोडक्ट्स हैं इनकी ब्लैक मार्केट में स्मगलिंग शुरू हो गई थी। ए.के.यू खान ने चुपचाप क्या किया कि जो भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पर बन रहे हैं यूरेनियम को एनरिच करने के लिए, क्योंकि अभी तक दुनिया को यह पता लग गया था कि पाकिस्तान को यह पता है कि कच्चा यूरेनियम जो माइन से निकलता है उसको एनरिच कैसे करते हैं, वेपन ग्रेड यूरेनियम पाकिस्तान को बनाना आ गया है। तो जो ये सेंट्रीफ्यूजेस हैं जिससे आप रॉ यूरेनियम को कन्वर्ट कर सकते हो एनरिच यूरेनियम में, इसको बनाने के जो सारे पार्ट्स हैं ये ए.के.यू खान ने बेचने स्टार्ट कर दिए, और इसने लिटरली इसके पैम्पलेट छापे थे। इतनी ओपनली न्यूक्लियर ब्लैक मार्केट में शायद स्मगलिंग इतिहास में नहीं हुई। यहाँ पे आप देख पाओगे ये पैम्पलेट है, KRL प्रोडक्ट्स ऑफ वैक्यूम टेक्नोलॉजी। ये लोग बेचते थे ये कह कर के इंडस्ट्रियल यूज के लिए ये काम आ सकती है, मगर यहाँ पे साफ साफ लिख देते थे कि न्यूक्लियर एनरिचमेंट में भी, यूरेनियम की एनरिचमेंट में भी इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट यूज किया जा सकता है। तो इस तरीके से पाकिस्तान ने ईरान को, उसके अलावा कई और कंट्रीज़ को, टोटल बताया जाता है कि 30 कंट्रीज़ को बहुत सारे जो ये प्रोडक्ट्स हैं ये बेच दिए। हाँ, अब फिर उन कंट्रीज़ की सरदर्दी थी कि आप यूरेनियम कहाँ से लाओगे एनरिच करने के लिए, बाकी के बहुत सारे जो और कंपोनेंट्स हैं न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए वो कहाँ से लाओगे, मिसाइल आपको अगर बनाना है तो मिसाइल कैसे बनाओगे। तो ये सब सरदर्दी उनकी थी, मगर ए.के.यू खान ने बहुत सी कंट्रीज़ को यूरेनियम एनरिच कैसे करना है इसकी जानकारी प्रोवाइड कर दी थी। नाउ यहाँ पर आप पूछ सकते हैं, अच्छा अगर ए.के.यू खान ने टेक्नोलॉजी बेची थी सेंट्रीफ्यूजेस की ईरान को, तो ईरान आज तक सेंट्रीफ्यूज की टेक्नोलॉजी में स्ट्रगल क्यों कर रहा है, ये आज तक प्रॉपर तरीके से यूरेनियम को एनरिच कैसे करते हैं ये सीख क्यों नहीं पाए। इसका रीज़न यहाँ पर यही है कि ए.के.यू खान ने काफ़ी जगह कई कंट्रीज़ को बेवकूफ़ भी बनाया था। जो प्रोडक्ट्स उनको बेचे, जो टेक्नोलॉजी बेची वो सब स्टैंडर्ड थी, क्योंकि इंटरनेशनली जो ये प्रोडक्ट्स थे ना इन पे लगा हुआ था बैन। तो ए.के.यू खान काफ़ी बार इम्प्रोवाइज करके या फिर गलत जो इक्विपमेंट है वो यूज़ करके जो सेंट्रीफ्यूजेस के पार्ट है ये बनाता था, और फिर ये एक्सपोर्ट करता रहा क्या करके, हाँ इसको इस्तेमाल करोगे ना आप तो आप यहाँ पे यूरेनियम को कर सकते हो एनरिच। तो ईरान ने मिलियंस ऑफ डॉलर्स की टेक्नोलॉजी खरीदी तो सही, मगर उसका ज़्यादा कुछ यूज़ ईरान को मिला नहीं। सेम केस यहाँ पे हुआ नॉर्थ कोरिया के साथ। नॉर्थ कोरिया के साथ तो देखो पाकिस्तान ने एक प्रॉपर डील करी थी, लिखा भी है रिपोर्ट में भी आपको दिखाऊंगा। नॉर्थ कोरिया के साथ ये थी कि नॉर्थ कोरिया अपनी जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है ये प्रोवाइड करेगा पाकिस्तान को, पाकिस्तान उसके बदले में, ए.के.यू खान उसके बदले में जो यूरेनियम एनरिचमेंट टेक्नोलॉजी है ये प्रोवाइड करेगा नॉर्थ कोरिया को। यहाँ पे आप देखोगे लिखा है खान ब्रोकर्ड ए डील विद नॉर्थ कोरिया फॉर इंटरमीडिएट रेंज लिक्विड फ्यूल बैलिस्टिक मिसाइल, और इस मिसाइल का नाम था नो डोंग मिसाइल। ये मिसाइल प्रोवाइड किया नॉर्थ कोरिया ने पाकिस्तान को। पाकिस्तान की जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है इसी से बिल्ड हुई, और इसके बदले में नॉर्थ कोरिया को पाकिस्तान ने प्रोवाइड कर दिए सीक्रेट्स टू एनरिच यूरेनियम। नॉर्थ कोरिया आप अगर देखो तो वैसे काफ़ी हद तक आगे था ईरान से न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के मामले में, तो इवन दो पाकिस्तान से इनको जो प्रोडक्ट्स मिले काफ़ी हद तक सब स्टैंडर्ड थे, फिर भी इन्होंने यहाँ पर इन द फ्यूचर काफ़ी हद तक प्रोग्रेस करी और इवेंचुअली अपना न्यूक्लियर बॉम्ब बना ही दिया। तो चोरी की नॉलेज जो यूरोप से आई थी वो दुनिया भर में इस तरीके से बांटी जा रही थी, दुनिया के बड़े कंट्रीज सोते रहे। फिर जाकर 2003 में यूएसए ने एक रिपोर्ट शेयर करी पाकिस्तान की सरकार के साथ कि तुम्हारा जो फादर ऑफ न्यूक्लियर प्रोग्राम है ये तो ये सब काम कर रहा है। उस वक्त जनरल मुशर्रफ संभाले थे पाकिस्तान को, उन्होंने रिपोर्ट पढ़ी, उन्होंने कहा कि अच्छा ये सब हो रहा है। ऑब्वियसली मुशर्रफ को इसके बारे में पता था, मगर मैं यहाँ पर ये कहूँगा कि और कोई देश होता तो यूएसए सीधा सीधा सैंक्शंस इम्पोज करता, उस कंट्री को डिस्ट्रॉय कर देता, मगर पाकिस्तान की उस टाइम नीड थी क्योंकि यूएसए की वॉर ऑन टेरर चल रही थी अफगानिस्तान में। तो पाकिस्तान को यूएसए ने सिंपली ये कहा कि ए.के.यू खान को अरेस्ट कर लो। पाकिस्तान ने भी कहा कि चलो जेल में नहीं डालेंगे, हाउस अरेस्ट कर लेते हैं। तो कई सालों तक 2005 से लेकर 2009 तक ए.के.यू खान हाउस अरेस्ट में रहा, और फिर जाके 2009 में पाकिस्तान ने रिलीज़ किया ए.के.यू खान को ये कहकर कि जो भी पुरानी अफेयर्स थे वो सब खत्म हो चुके हैं। अब आज के समय आप अगर देखो तो पुरानी जो भी सारी चीज़ें थी ये सारी हिस्ट्री भुलाकर पाकिस्तान में ए.के.यू खान को याद किया जाता है एज ए नेशनल हीरो।
तो यही यहाँ पर लेगेसी है ए.के.यू खान की। अगर आप देखते हैं कि नॉर्थ कोरिया में कई लोग हैं, भूख के मारे मर रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं, यूएसए या बाकी कुछ कंट्रीज, इवन साउथ कोरिया मिलिटरीली नॉर्थ कोरिया के अगेंस्ट कुछ कर नहीं सकती। उसका एक बड़ा रीज़न यही है कि उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, जहाँ पर कहीं ना कहीं पाकिस्तान का भी रोल था। तो सिंपली यहाँ पर मैं यही कहूँगा कि ए.के.यू खान की इन दी एंड जो लेगेसी है वो है एक मर्चेंट ऑफ मेनेस की, और इसी तरीके से हिस्ट्री भी इसको याद रखेगी। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अगर आप लाइफ में एक बार प्रॉपरली प्रिपेयर करना चाहते हैं फॉर यूपीएससी एग्जामिनेशन, तो सिंपली जाओ कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक, इस पे आप कर सकते हैं क्लिक, और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे ये यूनिक यूपीएससी कॉम्बो पैकेज बाय अनअकैडमी। इसके अंडर आप यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों की ही तैयारी कर पाएंगे घर बैठ के या कहीं भी। ये सारे कोर्सेज अनअकैडमी से आप अगर अलग अलग परचेज करोगे बिना किसी कॉम्बो के, तो 15,000 रुपये आपको एक्स्ट्रा पे करने होंगे। सो एक तो पैसा वहाँ पे आपका बचता है। उसके अलावा यहाँ पे अगर आप कोड यूज़ करते हो PD10, तो प्राइसेस यहाँ पर और भी ज़रा गिर जाएंगे। सो यूज़ करिए यहाँ पे प्रोमो कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है यहाँ पर वीडियो कांत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।